हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में हम पिछली वीडियो में लेसन नंबर 17 की चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है मुद्रा व उसके कार्य। मुद्रा से संबंधित कर हमने एक सामान्य परिचय की जानकारी हासिल की थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और इस संबंध में हमने देखा था कि मुद्रा का सर्वप्रमुख कार्य क्या है। हमने देखा था कि मुद्रा का सर्वप्रमुख कार्य विनिमय है, अर्थात आदान प्रदान करना। अर्थात वो कोई भी वस्तु जिसके माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह सब कुछ मुद्रा। मुद्रा जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि अंग्रेजी के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह मनी शब्द मोनेटा शब्द से बना है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले रोम के अंतर्गत मोनेटा देवी का एक मंदिर था। उस मंदिर में सिक्के ढालने की, सिक्के बनाने की कह सकते हैं, टकसाल स्थापित हुई थी। टकसाल अर्थात वह कारखाना कह सकते हैं जहां पर सिक्कों का निर्माण किया जा रहा है, सिक्कों को ढाला जाता है। और सबसे पहले ये मोनेटा देवी के मंदिर में स्थापित हुई थी। तब से उन सिक्कों को मोनेटा कहा गया। धीरे धीरे इस मोनेटा का अपभ्रंश हुआ और जो परिवर्तित हुआ मनी शब्द में। वर्तमान में मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहा जाता है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हमने ये भी देखा था कि हमारे भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वो वर्तमान में ये है, इस तरीके से। और इसका निर्माण उदय कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इस चिन्ह को डिजाइन किया गया था वो उदय कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। हमने ये भी चर्चा की कि भारत के अंतर्गत पहला रुपया जो निर्मित हुआ था वो शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारतीय मुद्रा लंबे समय से ऐतिहासिक पलों को देखते हुए, लंबे समय से इतिहास को परिवर्तित करते हुए आज वर्तमान स्वरूप तक आई। और आज वर्तमान स्वरूप में हमें कागजी मुद्रा और सिक्का मुद्रा के रूप में ये दिखाई देती है। आज वर्तमान में हमारी मुद्रा की सबसे छोटी इकाई 1 रुपया है। इससे पहले 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और तमाम तरह की रूपों में मुद्रा चला करती थी, जिसमें आना हुआ करते थे। 4 आना सुना होगा आपने, 8 आना, ऐसे आना हुआ करते थे। कौड़ी हुआ करती थी, दमड़ी हुआ करती थी, ऐसे तमाम चीजें। इसके अलावा पैसा हुआ और पैसा के बाद 1 रुपया, यानी भारत में सबसे छोटी जो इकाई है मुद्रा की वो रुपया है। 1 रुपए से लेकर 2 रुपए, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 की मुद्रा
वर्तमान में चलन में है। तो भारत के अंतर्गत मुद्रा काफी रूपों में परिवर्तित हुई। एक विशेष तथ्य जो हमने कल नहीं देखा, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, भारत के अंतर्गत मुद्राओं को निर्गमित करने का कार्य निर्गमित या निर्गमन बोल सकते हैं, यानी उन्हें छापना और बाजार में लाना जो कार्य करता है वो हमारे देश का एकमात्र बैंक भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा नोटों के ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक और उससे जस्ट नीचे लाइन लिखी होती है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, अर्थात रिजर्व बैंक के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया और केंद्र सरकार के द्वारा उसे मान्यता प्रदान की गई। तो भारत के अंतर्गत नोटों के निर्गमन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा से संबंधित हमने कई बातें पढ़ी। आज हम मुद्रा के कारणों की चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे और मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय। तो आज उन्हीं कारणों की हम बात कर रहे हैं, जाते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब आदान प्रदान करने का माध्यम, लेन देन करने का माध्यम। आज हम इससे किसी भी वस्तु का लेन देन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ये मान्यता प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहता है। कोई भी वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं तो मुद्रा के माध्यम से आप खरीद सकते हैं, बशर्ते आपके पास मुद्रा होनी चाहिए। अर्थात विनिमय का माध्यम है, आसानी से इसमें लेन देन किया जा सकता है। वर्तमान विनिमय व्यवस्था को मुद्रा विनिमय कहा जाता है, यानी मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना। प्राचीन समय में ये व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के स्थान पर वस्तु देना। जैसे 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल ले, अपने गेहूं दूसरे को दे दिया और दूसरे के चावल हमने ले लिए, ये वस्तु का आदान प्रदान हो गया। यहाँ पे मुद्रा का कहीं कोई काम नहीं, कोई माध्यम नहीं, वस्तु के बदले वस्तु दीजिए। लेकिन इस विनिमय प्रणाली में भारी समस्याएं होती, हालांकि इसकी चर्चा करेंगे आगे जाके, लेकिन शॉर्टली अभी समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी और वो समस्या थी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, अर्थात कोई वस्तु जो आपने खरीदी है वो दूसरे के पास होनी चाहिए और जो वस्तु आप बेचना चाहते हैं उसकी आवश्यकता दूसरे को होनी चाहिए। जरा ध्यान दें, एक्स नामक एक व्यक्ति है जिसके पास चावल है, जो चावल बेचना चाहता है और इसको चाहिए गेहूं। ये गेहूं खरीदना चाहता है कौन? एक्स नामक व्यक्ति। बात करें वाई नामक व्यक्ति की,
वाई नामक व्यक्ति गेहूं बेचना चाहता है और चावल खरीदना चाहता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे चावल बेचने और इसे चावल खरीदने, इसे गेहूं खरीदने और इसे गेहूं बेचने। ये अपना गेहूं इसे बेच देगा, इसने गेहूं खरीद लिए, और ये अपने चावल इसको बेच देगा, इसने चावल खरीद लिए। दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो सामान्य स्थितियां हैं, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ना हो, अगर स्थिति ऐसी हो कि X नामक व्यक्ति चावल बेचना चाहता है और गेहूं खरीदना चाहता है, जबकि Y नामक व्यक्ति गेहूं बेचना चाहता है लेकिन बाजरा खरीदना चाहता है। अब आप इसको ध्यान रखिए, अगर इसने अपने गेहूं इसे बेच दिए, इसने खरीद लिए, ठीक है, ये खरीद लेगा, लेकिन बदले में इसे क्या मिलेगा? यहां सवाल ये उठता है कि बदले में इसे क्या मिलेगा। आवश्यकता है कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो चावल खरीदना चाहे और गेहूं बेचना चाहे। इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विनिमय नहीं हो सकता। तो क्या तीसरे व्यक्ति को देखा जाए? तीसरा व्यक्ति मान लीजिए जेड नामक व्यक्ति ले लेते हैं। उस जेड नामक व्यक्ति का गरीब देखें जो बाजरा बेचना चाहता है लेकिन चावल खरीदना चाहता है। यहां बाजरा इसको बेच दिया जाएगा, लेकिन बदले में क्या? कुछ भी तो नहीं। बाजरा इसने ले लिया, लेकिन बदले में गेहूं क्यों लेगा? इसे तो चाहिए क्या? चावल। तो ऐसी स्थिति में यहां विनिमय नहीं हो सकता। विनिमय के लिए आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट विनिमय का माध्यम, अर्थात मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है, यानी प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती है, जिसके माध्यम से हम छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में जो हमने देखा था पहले, उसमें ये संभव नहीं था। कैसे? एक घोड़े वाले को अपना घोड़ा बेचना है और उसे बकरी खरीदनी है। घोड़ा बेचना है, बकरी खरीदनी है। अब कोई ऐसा व्यक्ति, एक्स नामक व्यक्ति को आप यूं समझ सकते हैं, एक्स नामक व्यक्ति को घोड़ा बेचना है, बकरी खरीदनी है, और वाई नामक व्यक्ति को बकरी बेचनी है और घोड़ा खरीदना है। आपस में लेन देन हो सकता है, दोनों एक दूसरे को घोड़ा दे दिया जाएगा, बकरी ले ली जाएगी, बकरी दे दी जाएगी, घोड़ा ले लिया जाएगा। या तो ठीक है, हो सकता है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। बकरी बकरी ही होगी, घोड़ा घोड़ा ही होता है। अगर बकरी के समान घोड़े को काट कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है, या घोड़े के समान बड़ी बकरी लाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो घोड़े की साइज, घोड़े की कीमत ज्यादा है, बकरी का आकार, बकरी की कीमत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ मजबूरी थी विनिमय करने की।
लेकिन मुद्राओं के अंतर्गत ऐसा नहीं है। मुद्रा विनिमय में संभव क्या है कि घोड़े की कीमत 10,000 और बकरी की कीमत 1,000, तो 10,000 में से 1,000 दे दिया जाएगा, 9,000 उसके पास शेष रहेंगे और उस 9,000 से वो कुछ और वस्तु को खरीद सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज को कि मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक, मूल्य को मापने का भी कार्य करता है। इसके अलावा तीसरी बात करें विलंबित भुगतानों का मानक। विलंबित मतलब देर से किए जाने वाले भुगतान। वस्तु आज खरीद ली गई, भुगतान उसका कुछ समय बाद किया जाएगा। इसके माध्यम से संभव है, मुद्रा के माध्यम से संभव है कि आज हमने एक बकरी खरीदी 1,000 रुपए में, हमारे पास अभी 200 रुपए है, 200 रुपए हमने दे दिया, आज 800 रुपए हम उसे कर दे देंगे, पॉसिबल है, हो जाता है। लेकिन वस्तु विनिमय में यह संभव नहीं था। वस्तु विनिमय में सपोज कीजिए इस स्थिति को देखें, वही घोड़े और बकरी वाली बात कि घोड़ा देकर बकरी खरीदी जा रही है। व्यक्ति ने बकरी खरीद ली और ये कहा बकरी वाले से कि घोड़ा मैं कल तुम्हें दे दूंगा। आज थोड़ा अस्वस्थ सा है, कुछ भी कह सकते हैं, घोड़ा कल मिलेगा, बकरी मैं आज लेता हूं। बकरी आज खरीद ली गई, घोड़े को कल देना है, लेकिन रात में ही घोड़ा मर गया। अब क्या होगा, कहां से आएगा? दूसरा घोड़ा आ सकता होगा, लेकिन वो घोड़ा नहीं आ पाएगा। अर्थात वस्तु विनिमय में विलंबित भुगतान, देर से भुगतान, बाद में भुगतान संभव नहीं था। उसमें हाथ के हाथ भुगतान चाहिए था। लेकिन मुद्रा विनिमय में देर से भुगतान संभव है, विलंबित भुगतान संभव है। आज वस्तु खरीदी गई, इसका भुगतान 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, साल, कई बार तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन कई वस्तु उस वस्तु का भुगतान ही नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी यहां पर विनिमय संभव। इसके लास्ट आता है मूल्य का भंडार। मुद्रा के माध्यम से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्थिति हमारे सामने आती है वो आती है मूल्य का भंडारण करना। हम वस्तुओं को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। वस्तु के माध्यम से संभव नहीं था। इसके अलावा इसमें वस्तु का स्थानांतरण भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको अपना मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में लेना है, तो ऐसा नहीं कि आप अपना मकान उठाकर लेकर जाएंगे और दूसरे शहर में स्थापित कर देंगे। आप अपने मकान को बेचेंगे, मुद्रा प्राप्त करेंगे, उस मुद्रा से दूसरे शहर में दूसरा मकान खरीद लिया जाएगा। यानी स्थानांतरण संभव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मूल्य को सुरक्षित रख सकते हैं, वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, भंडारण उसका कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। लेकिन वस्तुओं के अंतर्गत वस्तु विनिमय संभव नहीं है। तो हमने मुद्राओं के कार्यों को देखा। मुद्रा के 4 कार्य हमारे सामने आए। विनिमय का माध्यम, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान संभव है मुद्रा के माध्यम से, और आज सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो यही होता है। मूल्य का मापक, प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण मुद्रा से संभव है। विलंबित भुगतान, देर से भुगतान किया जा सकता है इस मुद्रा के माध्यम से। और मूल्य का भंडारण, संपत्ति को भंडारित कर सकते हैं, सुरक्षित करने का कार्य इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो आज हमने मुद्राओं के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। मुद्रा से संबंधित अन्य बातों का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके एसएस की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।